कहाँ तक करा दिया था? वेव फ्रंट समझा दिया था ना? किसी को कोई डाउट है वेव फ्रंट में? बताओ। क्लियर है सभी को वेव फ्रंट? जो हमने समझाया था यहाँ पे कि वेव बनती है तो सेम फेज के सभी पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वेव फ्रंट मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आना चाहिए। हाँ बोलो। किसी एक वेव पे सेम फेज नहीं आ सकता, क्योंकि अगर एक बार वेव बनना स्टार्ट हो गई है तो टाइम तो निकलेगा ना, टाइम आगे बढ़ता जाएगा। और जो फेज है तुम्हारा थीटा एंगल, वो किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे, ओमेगा टी, है ना? तो सेम टाइम दोबारा लौट के तो आता नहीं है, एक बार जो टाइम निकल गया तो निकल गया। क्लियर है? दो अलग अलग वेव पे सेम फेज आ सकता है। हाँ तो एंगल टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एंगल देखो ना, एंगल क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल है? किसका फंक्शन है एंगल? टाइम का है फंक्शन। फेज है एंगल, लेकिन एंगल कौन सा एंगल है? तो टाइम डिपेंडेंट एंगल है ना, टाइम पर डिपेंड करता है एंगल। एक सर्कल में अगर कोई पार्टिकल घूमता है तो टाइम के साथ साथ उसका एंगल नहीं बदलेगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 360, फिर 720, ऐसे करके, है ना? तो दो अलग अलग वेव के लिए सेम टाइम पे सेम फेज हो सकता है, दो अलग अलग के लिए। लेकिन सेम वेव के लिए दो अलग अलग टाइम पे सेम एंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ तो एंगल बचे। मैंने बोला कि दो अलग अलग वेव पे सेम टाइम पे सेम फेज मतलब सेम एंगल हो सकता है, लेकिन कोई भी सेम वेव के लिए मतलब उसी वेव के लिए दो अलग अलग टाइम पे सेम एंगल नहीं हो सकता। ठीक है? एक वेव यहाँ बनी ऐसे, एक वेव यहाँ बनी ऐसे, ये वेव बन रही है, ये वेव बनी, है ना? तो 0.5 सेकंड पे मान लो ये वाली वेव का पीक आ गया, तो ये वाली वेव का भी 0.5 सेकंड पे क्या आ गया होगा? पीक आ गया होगा, क्योंकि सेम सोर्स से बना रखी है ये वाली वेव, है ना? तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कहलाएंगे कि ये दोनों सेम फेज में। लेकिन एक वेव को पकड़ो, जैसे ये वाली वेव को तुमने लिया, तो ये वाली वेव पे देखो, यहाँ पे पीक वैल्यू है, यहाँ पे पीक वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना होगा? पाई बाई 2। और यहाँ पे एंगल कितना होगा? यहाँ पे एंगल होगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2, मतलब 5 पाई बाई 2, है ना? तो ये एंगल अलग होगा, ये एंगल अलग होगा। एक बार वेव बनना स्टार्ट हो गई है तो सेम वेव के ऊपर तुम सेम एंगल दोबारा नहीं ला सकते। साइन वेव की बात कर रहा हूँ। क्लियर है सभी को? अब देखो, वेव फ्रंट का चलना सीखना है कि वेव फ्रंट बनते कैसे हैं। तो वेव फ्रंट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा। हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है वो समझो। क्रिश्चियन हाइजन ने जब अपनी थ्योरी दी थी कि लाइट एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो उस टाइम पे उनको पता था कि जो वेव है वो कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो उन्होंने लॉन्गिट्यूडनल वेव के हिसाब से जो अपनी थ्योरी है उसको प्रेजेंट किया। और उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसको समझाने के लिए उन्होंने जिस टूल का यूज करा उसका नाम है वेव फ्रंट। जैसे न्यूटन ने अपनी थ्योरी रखी तो उन्होंने बोला था कि लाइट एक पार्टिकल के जैसे चलती है, लेकिन उसको समझाने के लिए उन्होंने जिस टूल का यूज करा उसका नाम था रे। उसका नाम क्या था? रे। तो उन्होंने लाइट रे को यूज करा हुआ है। अब ये किसको यूज करेंगे? वेव फ्रंट को। न्यूटन ने जब रे को समझाया, मतलब जब रे ऑप्टिक्स उन्होंने समझाई, तो उसके पहले उन्होंने रे को समझाया कि लाइट रे का मतलब क्या है, लाइट रे के बंडल्स क्या होते हैं, है ना? जैसे तुमने पढ़ा होगा बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ लाइट रेज। तो लाइट रेज का कलेक्शन जो होता है उसको उन्होंने क्या नाम दिया हुआ था? बीम ऑफ लाइट, है ना? तो रे जो है उसको उन्होंने अच्छे से पहले क्लियर करा कि ये रे जो होती है वो कैसे होती है, कैसे चलती है ना? एक पॉइंट से दो पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे अगर लाइट को जाना होगा तो वो स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करेगी, और उस पाथ को रिप्रेजेंट कौन कराएगा? रे रिप्रेजेंट कराएगी। अब लाइट तो ट्रेवल कर ही रही है, न्यूटन के हिसाब से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, लेकिन हाइजन के हिसाब से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही है, किसके फॉर्म में ट्रेवल कर रही है? वेव के फॉर्म में। तो उस वेव का कोई तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जो वेव की प्रोपोगेशन को समझाए। तो उसके लिए उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट बनाया? वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट बनेगा तो वो वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा, है ना? क्योंकि लाइट तो आगे बढ़ती है, और लाइट कितनी स्पीड से आगे बढ़ती है? 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड से। तो लाइट का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा?
उसको समझाने के लिए उन्होंने दो प्रिंसिपल दिए। कितने प्रिंसिपल दिए वहां पे? दो। तो हाइजन के प्रिंसिपल है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, थ्योरी में डायरेक्टली लिखने को आते हैं 2 नंबर में। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज लाइक a secondary source is like a secondary source which emits their own wavelets, which emits their own wavelets with same frequency and speed। ठीक है, देखो तो है क्या, ये एक अपने पास में पॉइंट सोर्स है। इस पॉइंट सोर्स को हम लोग नाम दे रहे हैं एस। क्या नाम दे रहे हैं इसको? एस नाम दिया हुआ है। यहाँ से वेव बनेगी, तो एक वेव ऐसे बनी, यहाँ पे एक दूसरी वेव बनी ऐसे, ठीक है, एक तीसरी वेव बनी ऐसे, एक चौथी वेव बनी ऐसे। उनके सबसे ऊपर वाले जो पॉइंट्स थे उन सभी का कलेक्शन हम लोगों ने क्या किया किया और हमको क्या मिला? एक वेव फ्रंट मिला, है ना। तो अब ये वाला डायग्राम हम बार बार नहीं बनाएंगे, अभी सबको अंडरस्टूड है। यहाँ पे सेम फेस के जितने पॉइंट्स हैं उन सभी का कलेक्शन जो है वो वेव फ्रंट है ना। तो हम केवल इसको ऐसे बनाएंगे कि एक पॉइंट सोर्स है और उसके चारों तरफ एक स्फीयर है, और वो स्फीयर का होगा वेव फ्रंट होगा। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, अगर हमने इतना बना दिया कि एक पॉइंट सोर्स है जिसके चारों तरफ एक स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे बना हुआ है, तो इसका मतलब अपने आप है कि ये स्फेयर के जितने भी पॉइंट्स है वो सभी या तो क्रस्ट पे है या तो क्रस्ट के ऊपर है। क्लियर है सभी को? वेव बनाने की जरूरत अब अपन को नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, ये जो वेव फ्रंट अपना है, इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं हाइजन के हिसाब से, वो सभी पॉइंट्स खुद में एक सोर्स है। ठीक है, ये सोर्स कहलाएगा तुम्हारा प्राइमरी सोर्स। क्या कहलाएगा तुम्हारा सोर्स? प्राइमरी सोर्स कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा है एस के मतलब प्राइमरी सोर्स। क्लियर है? तो ये जो अंदर वाला पॉइंट है जिसने वास्तव में लाइट एमिट करी है उसको नाम दिया हुआ है प्राइमरी सोर्स। और जो वो वेव फ्रंट बनाएगा उस वेव फ्रंट के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं ना, तो वो सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स खुद भी एक सोर्स के जैसे बिहेव करेंगे, और वो सोर्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा इस प्राइमरी सोर्स के। ठीक है, यहाँ जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये सभी पॉइंट्स क्या है? खुद में एक सोर्स है। इनको हम लोग नाम देते हैं सेकेंडरी सोर्स। क्या नाम देते हैं इनको? सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, तो एस मतलब यहाँ पे होगा सेकेंडरी सोर्स। याद रखो, एस मतलब है सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, और ये जो सेकेंडरी सोर्स है तुम्हारा, ये आइडेंटिकल है प्राइमरी सोर्स के जैसे। ऐसे बिल्कुल ये मान लो कि जैसे तुमने एक बल्ब लिया, वो बल्ब को जलाया, तो वो बल्ब क्या करेगा? अपने चारों तरफ एक स्फीयर क्रिएट करेगा वेव फ्रंट का। ठीक है, और उस वेव फ्रंट के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वो सभी अपने आप में एक बल्ब है। वो सभी अपने आप में क्या है? एक बल्ब है। एग्जैक्टली आइडेंटिकल बल्ब। जैसा अंदर है बल्ब, जो पहला बल्ब है प्राइमरी जिसने लाइट क्रिएट करी है, बिल्कुल आइडेंटिकल बल्ब जो होगा वो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट होगा। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ जो है और जो फ्रिक्वेंसी है और जो स्पीड है वो सभी कैसी होगी? सेम होगी। ठीक है, थ्रू आउट सेम होगी पूरे स्पेस में, है ना। जैसे बल्ब जो है उससे जो लाइट एमिट हुई होगी, मान लो वो ब्लू कलर की लाइट है, तो बल्ब ने ऐसा नहीं होगा कि बल्ब ने अलग फ्रिक्वेंसी की लाइट एमिट करी और हमारे पास आते आते वो फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई, तो फ्रिक्वेंसी तो सेम रहने वाली है। इसका मतलब है कि जो वेवफ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो सभी सेम बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे प्राइमरी सोर्स बिहेव करता है। ये पहला प्रिंसिपल है हाइजन का। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग करेंगे नहीं कि ऐसा क्यों, क्योंकि इनको समझाना था उस चीज को, है ना। समझाने के लिए उन्होंने एक बेसिक प्रिंसिपल बनाया। ठीक है, इलाबोरेट करा हुआ है उसको कि वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हो वो सब कैसे काम करेंगे? एक पॉइंट सोर्स पे ऐसे काम करेंगे, और आइडेंटिकल होंगे किसके? प्राइमरी सोर्स के। अब ये क्या क्रिएट करेगा? विच एमिट्स देयर ओन वेवलेट्स। वेवलेट्स का मतलब होता है छोटे वेव फ्रंट। वेवलेट्स का मतलब क्या होता है? छोटे वेव फ्रंट। जो प्राइमरी सोर्स वेव फ्रंट बनाता है, जो फाइनल वेव फ्रंट होता है, वो होता है तुम्हारा वेव फ्रंट, है ना। मतलब जो फाइनल जो होता है वो क्या होता है? वेव फ्रंट होता है।
और जो सोर्स सेकेंडरी बनाएगा, जो सेकेंडरी सोर्स वेवफ्रंट बनाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेट। क्या बोलते हैं उसको? वेवलेट। ठीक है। ये वेवलेट वर्ड जो होता है ये आया हुआ है कहाँ से? ये वर्ड ऐसे मान लो कि जैसे बॉडी में कोई एक छोटा सा पार्ट होता है, तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी का एक हिस्सा होता है ना? लेकिन एग्जैक्टली बॉडी नहीं हो सकता है। तो वैसे वेव फ्रंट में भी होता है कि वेव फ्रंट एग्जैक्टली एक पूरी वेव फ्रंट है, और उस वेव फ्रंट में भी जितने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जितने भी जो पॉइंट्स हैं, वो सब खुद की एक छोटे छोटे वेव फ्रंट बनाएंगे। लेकिन वो वेव फ्रंट होंगे किसका पार्ट? प्राइमरी का। है ना? सेकेंडरी का तो है, लेकिन वो सेकेंडरी खुद किसका पार्ट है? प्राइमरी का। इसी वजह से उनको अलग से नाम दिया हुआ वेवलेट्स। क्या नाम दिया हुआ उनको? वेवलेट्स। आया समझ में क्या? ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपनी खुद की वेवलेट्स बनाएंगे। जैसे ये वाला जो पॉइंट है। हाँ। बनेगा बड़ा, क्यों नहीं बनेगा, भी रुक तो जाओ। ये पहला वेव फ्रंट आया, मान लो एक वेव है। उस वेव में तुमने ऐसे देखा तो ये पहला क्रस्ट होगा। ठीक है, ये क्रस्ट है और उसके बाद में ट्रफ होगा। तो क्रस्ट क्रस्ट वाले तुमने सारे पॉइंट्स ले लिए, वो सभी पॉइंट्स एक सोर्स बन गए तुम्हारे। और वो भी क्या करेंगे, अब लाइट एमिट करेंगे, वो भी एक सोर्स के जैसे काम करेंगे, वो भी एक वेव बनाएंगे। जिनके फिर तुम सभी क्रस्ट क्रस्ट को जोड़ोगे तो तुम्हें फिर क्या मिलेगा, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। लेकिन वो स्फेरिकल वेव फ्रंट का सेंटर कौन होगा, प्राइमरी या ये सेकेंडरी? तो सेकेंडरी उसका सेंटर होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये भी एक प्रेफरेंट बनाएगा। और ये सेम टाइम पे हम देख रहे हैं, मतलब टाइम इंटरवल कैसा रखा हुआ है, सेम। जैसे ये पहला बेफरंट बनने में टाइम लगा 0.00001 सेकंड। ठीक है, 4 बार जीरो फिर 1 सेकंड, है ना? तो इस वाले सोर्स ने जब अगली बेफरंट बनाई होगी, वो भी कितने टाइम में लेना है हमको, 0.0001 सेकंड। ठीक है। तो सभी का रेडियस भी सेम होगा, मतलब ये रेडियस कैसा होगा, सेम होगा। है ना? इसका रेडियस अलग हो सकता है, इसका रेडियस कैसा होगा, सेम होगा। है ना? ये अपने भी फ्रेंड्स बनाएंगे, ये अपने भी फ्रेंड्स बनाएंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स क्या करेंगे, अपने सेंटर के अराउंड अपना खुद का एक वेव फ्रंट बनाते जाएंगे। तो ऐसे इन्होंने क्या करा हुआ है, अपने अपने वेव फ्रंट बना रखे हैं। ये जो बड़ा वाला गोला है, जिसके सेंटर में प्राइमरी सोर्स है, ये है वेव फ्रंट, ये है वेव फ्रंट। और जिनके सेंटर पे ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है, तो उनको बोलते हैं हम लोग वेवलेट्स। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेट्स। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा। आए समझ में? बताओ पहला प्रिंसिपल, प्राइमरी सोर्स है, वो प्राइमरी सोर्स क्या होगा, प्राइमरी सोर्स एक वेव फ्रंट बनाएगा। वो वेव फ्रंट के सेंटर पे प्राइमरी सोर्स खुद होगा, है ना? फिर वो क्या करेगा, उसके जितने भी पॉइंट्स हैं वेव फ्रंट के ऊपर, वो खुद के वेव फ्रंट बनाएंगे, छोटे छोटे, जिनको हम लोग नाम दे रहे हैं वेवलेट्स। ठीक है। उनके सेंटर पे कौन होगा, उनके सेंटर पे ये सेकेंडरी पॉइंट्स होंगे, जितने भी वेव फ्रंट के ऊपर है। आए समझ में क्या? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला प्रिंसिपल हाइजन का। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? सेकंड प्रिंसिपल है कि हमको सेकंड वेव फ्रंट कैसे मिलेगा। ये वाला जो वेव फ्रंट है ये पहला है, अगला वेव फ्रंट कैसे मिलेगा, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि टेंजेंशियल सरफेस ऑन वेवलेट्स प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी पॉइंट सोर्सेस gives the next wavelength। देखो सेकंड प्रिंसिपल क्या है, सेकंड प्रिंसिपल है कि जितने भी वेवलेट्स बने हैं, अगर इन सभी वेवलेट्स को टेंजेंशियल सरफेस से जोड़ दो। टेंजेंशियल सरफेस का मतलब क्या है? टेंजेंशियल सरफेस का मतलब एक ऐसी सरफेस जो किसी भी बॉडी को टेंजेंशियली टच करे, एक पॉइंट पे टच करते हुए निकले। जैसे टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक लाइन होती है। जैसे तुमने एक सर्कल बनाया, तो सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए जो लाइन निकलेगी उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। लेकिन तुम एक स्फीयर इमेजिन करो, ठीक है, और उस स्फीयर के ऊपर तुम एक कागज लेके जाओ, और उस कागज को टच कराना है ऐसे कि वो कागज उस स्फीयर के केवल एक पॉइंट को टच करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे उसको? टेंजेंशियल सरफेस। तो तुमने क्या करा, ये एक पॉइंट है स्फीयर का, इसके ऊपर एक टेंजेंशियल सरफेस बनाई, इसके ऊपर एक टेंजेंशियल सरफेस बनाई।
इसके ऊपर एक टेंजेंशियल सरफेस बनाई, इसके ऊपर एक टेंजेंशियल सरफेस, जितने भी वेवलेट्स हैं उन सभी के ऊपर क्या बनाई, एक टेंजेंशियल सरफेस बनाई। और उन टेंजेंशियल सरफेसेस को जब तुमने जोड़ा तो तुम्हें जो मिला वो था तुम्हारा सेकंड वेव फ्रंट। तो तुम्हारा क्या होगा, सेकंड वेव फ्रंट होगा। आए समझ में क्या? ठीक है। अब अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि यहाँ पे ये कुछ हेक्सागोनल ऑक्टागोनल जैसा कुछ शेप बन रहा है, लेकिन तुम्हें पता है कि रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं होगा, कोई बता सकता है कैसा शेप मिलेगा? स्फेयर। क्या मिलेगा? स्फेयर। क्योंकि ये तो उतने ही पॉइंट्स है ना जितने हम कॉपी पे बना सकते हैं, जो ड्रॉ कर सकते हैं। तुम्हें भी पता है कि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, जब इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे जोड़ेंगे तो वो क्या बना लेंगे, बहुत सारे स्फेयर्स का कलेक्शन, जिनको अगर तुम एक टेंजेंशियल सरफेस से जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक और दूसरा स्फेयर मिल जाएगा। इस तरीके से आया समझ में? बूंदी के लड्डू रैप होते हुए देखे? जैसे तो बूंदी का लड्डू होता है वो छोटी छोटी बूंदी होती है जिसमें, है ना? तो वो छोटी छोटी बूंदी जो होती है वो तो तुम्हारी जो होती है वो छोटे छोटे स्फेयर्स होते हैं। लेकिन जब वो पूरा एक गोल बन जाता है ना, तो उसके चारों तरफ अगर एक तुम पतली सी फॉइल लपेट दो तो वो फॉइल कैसा शेप लेगी, स्फेरिकल शेप ही तो लेगी ना। तो जो उसके छोटे छोटे स्फेयर्स हैं बूंदी के, वो ये वेवलेट्स हैं। और उनके ऊपर जो तुम फॉइल चढ़ाओगे वो क्या है, तुम्हारा अगला वेव फ्रंट है। ठीक है। अब ये तुम्हारा कौन सा वेव फ्रंट मिला, ये तुम्हें मिला सेकेंड वेव फ्रंट। ये वाला वेव फ्रंट कौन सा है, पहला वेव फ्रंट। याद रखना कि वेव फ्रंट कौन है, जिसके सेंटर पे प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स कौन सा है तुम्हारा, ये वाला। इसके सेंटर में कितने वेव फ्रंट बने, एक ये वाला वेव फ्रंट है जिसके सेंटर पे ये है, एक ये है जिसके सेंटर पे ये है। तो टोटल वेव फ्रंट कितना हुआ है, दो। वेवलेट्स तो बहुत सारी इनफाइनाइट है ना। अब क्या होगा, अब इसके बाद में ये प्रोसेस रिपीट होगी, क्योंकि देखो वापस से वही आएगा, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट। यहाँ ये तो नहीं लिखा ना कि केवल पहले वेव फ्रंट पे होगा, जितने भी वेव फ्रंट्स हैं उन सभी वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट कैसे बिहेव करता है, सोर्स के जैसे। समझ रहे हो? तो अब तुम्हारा जो सेकंड वेव फ्रंट मिला है इस पे भी हर एक पॉइंट कैसे बिहेव करेगा, सोर्स के जैसे। और वो भी अपने अपने ऐसे गोले बनाएंगे, है ना, स्फेयर्स बनाएंगे। और उन स्फेयर्स को फिर तुम सेकंड प्रिंसिपल से करोगे, स्फेयर से जोड़ोगे तो फिर एक और स्फेयर मिलेगा, है ना। और ऐसे करते करते ये तुम्हारी वेव जो है वो प्रोपोगेट करती है। आए समझ में क्या? ये प्रोपोगेशन है वेव का हाइजन के हिसाब से। लाइट का प्रोपोगेशन इस तरीके से होता है। क्लियर आया समझ में क्या? और ये याद रखना कि ये केवल एक टूल है जिसकी हेल्प से हम लोग हाइजन के जो प्रिंसिपल्स हैं, तो मतलब हाइजन के जो लॉज हैं, रिफ्लेक्शन के, रिफ्रैक्शन के, जो उनकी थ्योरीज हैं उनको प्रूव करने वाले हैं। ठीक है। एग्जैक्टली तो ऐसी नहीं होती है वेव, तुम्हें भी पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। ये केवल उसके प्रोपोगेशन का तरीका बताया है कि वेव कैसे प्रोपोगेट करती है, चलती कैसे है, ये केवल भी बताया हुआ है। क्लियर सभी को बताओ? ये दोनों चीजें आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए। हाँ। नहीं, ये तो हम तुम्हें कई बार बता चुके हैं कि वेव का दिखना और वेव को रिप्रेजेंट करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। समझ रहे हो? वेव को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अलग चीज है। और वेव वास्तव में दिखती कैसी है वो अलग चीज है ना। वेव कैसी दिखती है उस चीज को तो कोई भी शायद इमेजिन नहीं कर सकता है, 3D में, 3 डायमेंशनल में तुम बहुत कोशिश करोगे तो थोड़ा बहुत कुछ आएगा, है ना, मतलब एक आइडिया होगा कि हाँ ऐसा होता है। और उसकी वजह से हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये 3 डायमेंशनल होता है। तो एक पॉइंट सोर्स जो है उससे तुम खुद से सोचो कि एक वेव निकलेगी, है ना। अगर वो वेव ऐसे शेप की होगी तो उसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट की वेव भी ऐसे ही निकलेगी, वो उसके ऊपर से ही नहीं निकल जाएगी, थोड़ी सी ऊपर से, है ना। तो वेव तो ऐसे नहीं बन सकती 2D में, वेव तो 3D में होगी। तो वेव का शेप वास्तव में शेप जैसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, वास्तव में तो ये जो वेव हम लोग देखते हैं वो वेव की इंटेंसिटी बताती है केवल, कि वेव की वैल्यू क्या है किसी भी टाइम के साथ में, किसी भी डिस्टेंस के साथ में, किसी भी एंगल के साथ में, है ना, केवल वो चीज रिप्रेजेंट करा रहा होता है ये। क्योंकि वैल्यू साइन के जैसे चेंज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में जो चेंज है वो साइन ग्राफ बता सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में वैल्यू कैसे चेंज होती है, ऑसिलेटिंग चार्ज, है ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, प्लस, नेगेटिव,
प्लस नेगेटिव, ऐसे, बस ये हो। मतलब स्पेस के किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर नेगेटिव हो रही है, फिर बढ़ रही है जीरो, बस ये हो रहा है। तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? साइन। साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन, इन दोनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट करा लो। क्योंकि अगर रिप्रेजेंट नहीं करोगे फिर उसको तुम सॉल्व कैसे करोगे? क्योंकि मैथमेटिकली हमको बहुत सारी चीजें और सॉल्व करनी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर ही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये तो तुम्हारी मैग्नेटिक वो लाइट है, रेडिएशन है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक जगह पे बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऑटोमेटिकली उस जगह पे होगी। बिल्कुल कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में भी समझा सकते हैं सेम चीज को, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड जिस जगह पे चेंज हो रही है उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रही होगी वैसे ही सेम। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड साइन का फंक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड साइन का फंक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड साइन का फंक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड साइन का फंक्शन है। एक ही चीज है। बस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा ज्यादा यूजफुल होती है। क्योंकि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के ज्यादा यूज टू भी हो साथ में, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा अच्छे से समझ में भी आती है मैग्नेटिक फील्ड से, है ना? इस वजह से ज्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं। नोट करो इसको। हो गया नोट सभी का? अलग अलग टाइप के लाइट सोर्स होता है ना? तो अलग अलग टाइप के लाइट, जो लाइट सोर्स है उनसे कैसे कैसे वेवफ्रंट निकलता है वो समझना। और वेवफ्रंट अगर किसी दूसरे मीडियम में जाता है या किसी दूसरे टाइप के डिवाइस में जाता है तो कैसे बिहेव करता है वो देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, वेवफ्रंट ड्यू टू पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स की वजह से वेवफ्रंट कैसा होता है अभी हाल समझा चुके हैं, दोबारा समझाने की जरूरत है नहीं। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है ना? स्फेरिकल। बनाना चाहो तो बना लेना। ये पॉइंट सोर्स है, पहला वेवफ्रंट मिलेगा, फिर वेवलेट्स मिलेंगे ऐसे बहुत सारे। इन वेवलेट्स को जब जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? सेकेंडरी सोर्स मिलेगा।
सेकेंडरी सोर्सेज में से वेवलेट्स ऐसे फिर निकलेंगे, है ना। इन वेवलेट्स को जोड़ोगे तो तुम्हें थर्ड वेव फ्रंट मिलेगा, और इस तरीके से प्रोपोगेट करेगा आगे की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड वेव फ्रंट। तो टोटल 3 वेव फ्रंट है, फिर और बनाओगे तो उसके भी बनेंगे, फिर उसमें जोड़ोगे तो चौथा मिलेगा। ऐसे करते करते ये वेव फ्रंट कहाँ पे बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक वेव फ्रंट मिला, फिर दूसरा वेव फ्रंट, फिर तीसरा वेव फ्रंट, फिर चौथा वेव फ्रंट, है ना। तो ऐसे करते करते वेव फ्रंट कहाँ पे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो वेव फ्रंट की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये रही। अगर इसको रे ऑप्टिक्स से कंपेयर करो, तो रे ऑप्टिक्स से अगर कंपेयर करोगे तो इसके जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वही रे ऑप्टिक्स में लाइट पे थी क्या, बोलो। जो वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वही तो लाइट रे थी ना। देखो जरा, न्यूटन ने जो बोला हुआ था कि जिस डायरेक्शन में लाइट जाएगी वही तुम्हारी लाइट रे हो गई, है ना। तो वेव फ्रंट का प्रोपोगेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है, वेव फ्रंट का प्रोपोगेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है, वो डायरेक्शन ऑफ जो प्रोपोगेशन है वो हमेशा वेव फ्रंट की सरफेस से परपेंडिकुलर होगी। जैसे यहाँ पे देखोगे तो वेव फ्रंट की सरफेस ये रही, ये रहा लाइट रे, ये रही सरफेस, ये परपेंडिकुलर, ये सरफेस, ये परपेंडिकुलर, ये सरफेस, ये परपेंडिकुलर। तो जो वेव फ्रंट की सरफेस है, वो लाइट रे जो है उसके हमेशा कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये चीज समझे क्या, है ना। तो कहीं पे भी तुमको वेव फ्रंट देंगे और लाइट रे बनाने को पूछेंगे तो कैसे बनाओगे, उसके परपेंडिकुलर बना दोगे। ठीक है, लाइट रे इस परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। ठीक है, ये होता है तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि अगर कई बार तुम्हें लाइट रे पता है कि कैसे बिहेव करती है और तुम्हें वेव फ्रंट बनाने होते हैं कि वेव फ्रंट बनाओ, तो वेव फ्रंट बनाने का आसान तरीका लाइट रे के परपेंडिकुलर जो भी सरफेस बना दोगे वो हो गया वेव फ्रंट। वेव फ्रंट दी होगी, लाइट रे बनाने को बोलेंगे तो उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो तो वो हो जाएगी तुम्हारी लाइट रे। क्लियर है सभी को। फिर अगला जो तुम्हारे पास में जो सोर्स है वो कैसा होगा, वो सोर्स होगा तुम्हारे पास में इन्फिनिट सोर्स। अगर कोई लाइट का सोर्स जो है वो इनफाइनाइट पे है तो उसके लिए वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, ये बना लो और उसके लिए सोचो। अगर कोई जो लाइट का सोर्स है वो इन्फिनिटी पे है तो उसके लिए कैसे वेव फ्रंट बनेगा। चलो देखो, पैरेलल के लिए कि अगर इन्फिनिटी पे लाइट सोर्स होगा तो फिर कैसे वेव फ्रंट बनेगा, इंपॉर्टेंट है ये वाले भी। तो फिर ठीक है, स्फेरिकल याद रखना और जो भी बताने वाले हैं वो याद रखना, ये भी कई बार बनाने को होता है। जो दूसरा है वो क्या है पॉइंट, डिफरेंट ड्यू टू सोर्स एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के लिए कैसे बनेंगे, तो देखो लाइट रे तो सबको पता है कि अगर एक पॉइंट सोर्स है और वो इन्फिनिटी पे है तो उससे लाइट रेज जो निकलेंगी वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी क्या। ऐसे दो लाइट रे निकले जैसे मान लो, तो जैसे जैसे आगे जाते जाओगे तो ये लाइट रेज कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। सभी को याद है, टेंथ में बताया हुआ था इसको, है ना। जैसे ये दो लाइट रे, तीन लाइट रेज हमने बना दी, तो ये लाइट रे देखो अभी यहाँ पे इस जगह पे तो लाइट रेज एक दूसरे से दूर है ना। लेकिन जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हो वैसे वैसे ये लाइट रेज कैसे होती जा रही है, पैरेलल। जैसे यहाँ पे देखोगे तो इस वाली जगह पे ये लाइट रेज कैसे लगेंगी, पैरेलल लगेंगी। क्यों, क्योंकि हम लोग काफी डिस्टेंस आगे आ गए हैं तो उनका जो डाइवर्जन है वो थोड़ा मतलब दिखाई नहीं दे रहा है ना। इसकी वजह से ये कैसे हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, जबकि ये तो डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी है। तो सन से आने वाली लाइट रे तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर से आ रही है ना। तो इतने ज्यादा दूर से आएगी लाइट रे तो फिर वो कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो लाइट रेस कैसी आती है इन्फिनिटी से, पैरेलल आती है ऐसे। और ये जो पैरेलल लाइट रेज है ये 2D में बना रहे हैं। 2D में बनाने का मतलब है कि लाइट रेज बनी तो ऐसे हैं जैसे एक के ऊपर एक है, लेकिन लाइट रेज एक के ऊपर एक भी नहीं होंगी, ये तो आगे पीछे भी होंगे ना लाइट रेज। मतलब जैसे लाइट जो क्या है तुम्हारा लकड़ियों का बंडल होता है वैसे एक तरीके से, है ना। तो एक के ऊपर एक अगर ऐसे लकड़ी रख दोगे तो वो तो तुम्हारी पैरेलल लाइट रेज हो गई। लेकिन अगर आगे पीछे भी लाइट रेज ले लोगे तो वो कैसे लगेंगे तुम्हें, जैसे सामने से बहुत सारी लाइट वो लकड़ियों का एक बंडल है ना, वो आते हुए दिखेगा।
तो वैसे ही तुम्हें लाइट रेज भी दिखेंगी जब तुम्हारा सोर्स कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है। तो इन्फिनिटी के सोर्स के लिए लाइट रेज कैसी आ रही होती है, पैरेलल आ रही होती है। अब तुमसे अगर कोई बोले कि इसके ऊपर वेव फ्रंट बना दो, तो वेव फ्रंट कैसे बनाओगे, लाइट रे के परपेंडिकुलर, है ना। ये वेव फ्रंट होगा, बताओ। लेकिन ये आगे भी होगा पीछे भी होगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा प्लेन सीट के जैसा। बोलो, ऐसे होगा प्लेन सीट के जैसा, है ना, इस तरीके से होगा। अब ये तुम्हारा वो वेव फ्रंट है जो तुमने पहला माना है, लेकिन अब तुम्हें अगला वेव फ्रंट बनाना है, तो कैसे बनाओगे, हाइजेंस प्रिंसिपल बनाओगे, है ना, हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज करोगे। मतलब वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब कैसे बिहेव करेंगे, सोर्स के जैसे। तो ये 3D में इमेजिन करना इस चीज को, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब कैसे बिहेव कर रहे होंगे, सोर्स के जैसे, और ये खुद के वेव फ्रंट बनाएंगे। अब हमें ये बताओ कि ये कैसा वेव फ्रंट बनाएंगे, बोलो। मतलब जो वेवलेट बनेगी वो कैसी बनेगी, तो इसके जैसे ही। अब याद करो हमने क्या बोला था, अब बोलो, अब याद करो कि हमने क्या बोला था, कि वेवलेट्स का सेंटर क्या होता है, वेवलेट्स का सेंटर होता है वेव फ्रंट के ऊपर के पॉइंट, है ना। और वेव फ्रंट का सेंटर कौन होता है, प्राइमरी सोर्स। अगर देखोगे तो ये प्लेन शीट है, क्यों, क्योंकि इसका सेंटर कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, है ना। जैसे प्लेन मिरर होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि प्लेन मिरर एक स्फेरिकल मिरर है जिसका सेंटर कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। ये बोलते कि नहीं बोलते, मतलब उसकी फोकल लेंथ कितनी आती है, इन्फिनिटी आती है। ये चीज सभी को पता है ना। तो प्लेन मिरर जो है उसका इन्फिनिटी पे सेंटर होता है, तो वैसे ही ये वाला जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, और वेव फ्रंट का सेंटर क्या होता है, प्राइमरी सोर्स। मतलब प्राइमरी सोर्स कहाँ पे है इसका, इन्फिनिटी पे है। प्राइमरी सोर्स कहाँ पे है इसका, इन्फिनिटी पे है। लेकिन ये जो सेकेंडरी सोर्स है वो कहाँ पे है, सेकेंडरी सोर्स तो फाइनाइट डिस्टेंस पे है ना, बोलो। सेकेंडरी सोर्स तो तुम्हें दिख रहा है, पॉइंट सोर्सेज, बताओ। सेकेंडरी सोर्सेस थोड़ी ना इनफाइनाइट पे है। अगर सेकेंडरी सोर्स इनफाइनाइट पे नहीं है तो उनके वेवलेट्स तुम्हारे पैरेलल क्यों बनेंगे, उनके जो वेवलेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, स्फेरिकल। कैसे वेवलेट्स बनेंगे, स्फेरिकल वेवलेट्स बनेंगे। मतलब अगर ये वाले पॉइंट सोर्स को कंसीडर कर रहे हो तुम, सेकेंडरी वाले को, तो ये एक स्फीयर बनाएगा अपने चारों तरफ, समझ रहे हो, ऐसे इस तरीके से इमेजिन करो तो। ठीक है। जैसे ये वाला तुमने एक पॉइंट लिया हुआ है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसको अगर देखोगे तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक स्फीयर बनाएगा, है ना। इसे पीछे पीछे से ऐसे निकलेगा ये, है ना। ये वाले पॉइंट को अगर कंसीडर करोगे तो ये भी क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक स्क्वायर बनाएगा। तुम कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे वो क्या करेगा, एक स्क्वायर बना रहे होगा। आए समझ में क्या। तो ऐसे तुम्हें बहुत सारे स्क्वायर्स मिलेंगे जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेट्स बोलेंगे। ये वो वेवलेट्स हैं। और इनको जब तुम टेंजेंशियली जोड़ोगे तब तुम्हें अपना अगला वेवफ्रंट मिलेगा। समझ पा रहे हो क्या, जब इनको टेंजेंशियली जोड़ा जाएगा तब तुम्हें अपना अगला वेवफ्रंट मिलेगा। तो वेवलेट्स स्फेरिकल ही है, वेवफ्रंट कैसे हैं, पैरेलल शीट्स हैं। समझे क्या, ये डिफरेंस हमेशा याद रखना। इसको 2D में क्योंकि हमको इमेजिन करना होता है, 3D में इतना अच्छे से इमेजिन नहीं कर पा रहे, तो हम लोग इसके ऊपर ऐसे 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 कर्व बना देता है। मतलब इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है। ऐसे तुमने एक सीधी लाइन बना दी, यही होगी तुम्हारी प्लेन शीट, ठीक है। मतलब ये चीज जो है ये 3D में बनाने की कोशिश करी है ना। लेकिन अगर इसको 2D में बनाओगे तो एक सीधी लाइन बना दोगे, ये हो गया तुम्हारा पैरेलल शीट। क्योंकि पीछे है ना, तो पीछे तो तुम्हें नहीं दिखेगा, तुम्हें सामने से तो एक लाइन दिखेगी, है ना। वैसे ही किसी भी पॉइंट को इसके ऊपर, वेव फ्रंट के ऊपर कोई भी जो पॉइंट है उनको ऐसे रिप्रेजेंट बनाए। अब इनके ऊपर जो स्क्वायर बनेगा वो ऐसे बनेगा, इस तरीके से। दोनों आए समझ में क्या, ऐसे बनेगा। तो अगला वेव फ्रंट कैसे मिलेगा, ये तो पहला प्रिंसिपल हुआ हाइजन का, कि वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट कैसे बिहेव करता है, सेकेंडरी सोर्स के जैसे। अगला वेव फ्रंट कैसे मिलेगा, सेकंड प्रिंसिपल से, मतलब वेवलेट्स को कैसे टेंजेंशियली जोड़ोगे। हाँ, तो अब इनको टेंजेंट से जब तुम जोड़ोगे तब तुम्हें अगली पैरेलल शीट मिलेगी।
ऐसे होगा कि नहीं होगा बोलो। फिर इसके ऊपर तुम ऐसे वेवलेट्स बनाओगे, फिर उनको जोड़ोगे, फिर अगला वेवफ्रंट मिलेगा, फिर अगला वेवफ्रंट मिलेगा। तो सिमिलरली तुम्हें पैरेलल ऐसे स्लिट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे। तो ये है वेवफ्रंट। आए समझ में क्या बोलो। अगर तुम्हें पैरेलल रेस के लिए अगर बनाना हो वेवफ्रंट तो वो कैसे बनेंगे, पैरेलल बनेंगे। कहाँ पे बढ़ रहे होंगे, आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे, है ना। मतलब एक वेवफ्रंट मिलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करके आगे बढ़ रहे होंगे। और अगर इसको अगर और अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो तुम इससे समझ लो। ये जो बबल रैप है इससे, ठीक है, इसमें छोटे छोटे स्फेयर्स बने हुए हैं आगे की तरफ, मतलब पीछे की तरफ नहीं बने इसमें, आगे की तरफ बने तुम, लेकिन इमेजिन करना आगे पीछे दोनों तरफ बने, पूरा गोला बना है ना। तो अगर ये एक प्लेन शीट है, पहला वेव फ्रंट, ये वाला वेव फ्रंट पहला वेव फ्रंट है, ठीक है, ये पैरेलल ऐसे है। तो इसके ऊपर ये जो हर एक जो गोला है वो तुम्हारा छोटा छोटा वेवलेट होगा, ठीक है। अब तुम इसके ऊपर क्या करोगे, इसको ऐसे अगर जोड़ दोगे तो ये क्या हो गई, उसके ऊपर टेंजेंशियल सरफेस हो गई, है ना, ये दूसरी वाली। ये क्या हो गई, उसके ऊपर टेंजेंशियल सरफेस। और ये टेंजेंशियल सरफेस के ऊपर भी देखो छोटे छोटे गोले हैं, है ना। तो ये उसके क्या हो गए, ये उसके वेवलेट्स हो गए। फिर एक और पन्नी ऐसे जोड़ दोगे वो थर्ड वेव फ्रंट, फिर उसके ऊपर छोटे छोटे गोले वेवलेट्स, फिर पैरेलल जोड़ दोगे तो फिर अगला वेव फ्रंट। आए समझ में क्या ये चीज, ठीक है। हाँ, पहले वाले का शेप कैसे प्रिडिक्ट किया, क्योंकि हमको ये पता है कि लाइट रेस के परपेंडिकुलर कौन होता है, वेव फ्रंट। इसके जस्ट पहले वाले में, जिस जो इसमें स्क्वायर क्लिक किया हुआ था, लाइट रेस के परपेंडिकुलर ही तो होता है ना, है ना। शेप इमेजिन करो, खुद से इमेजिन करो। एक लाइन बनाई हमने, ये रे है, हम बोले इसके ऊपर वेव फ्रंट बताओ, परपेंडिकुलर लाइन होगी। एक लाइट रे और है जो इसके पैरेलल है, तो इसका परपेंडिकुलर उसका परपेंडिकुलर एक ही लाइन में होगा। फिर एक और लाइट रे है, उसका परपेंडिकुलर इसका परपेंडिकुलर एक ही पॉइंट पे होगा। क्योंकि तुम सेम फेज पे लेते हो ना, सेम फेज का मतलब क्या है कि सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे कहीं मान लिया, सेम जगह पे ही तो मानोगे, सेम डिस्टेंस पे। जैसे लाइट का सोर्स ये है, इससे इसकी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो सभी पॉइंट्स 10 सेंटीमीटर पे होने चाहिए सोर्स से, है ना। तो ये तुमने लेट किया, फिर तुमने नीचे वाले के लिए लेट किया, तो तुम्हें क्या मिल रही है, एक परपेंडिकुलर लाइन मिल रही है ना। अब ये वाला जो लाइन है, इस लाइन के पैरेलल जो है वो केवल एक रे ऊपर थोड़ी ना है, इसके आगे भी होगी ऐसे, इसके पीछे भी होगी। जैसे इसके पीछे एक रे है ऐसे, ठीक है, डॉट करके बना रहे हैं, इसके पीछे है, इसके पीछे ऐसे और रेज है, तो उनके लिए बनाओगे तो परपेंडिकुलर उनके लिए ऐसे ऐसे बनेंगे, ऐसे ऐसे, इस तरीके से, है ना। एक रे ऐसे जा रही है पीछे, फिर एक रे उसके पीछे ऐसे क्यूबॉइडल शेप इमेजिन कर लो। फिर जब सभी के लिए जोड़ोगे तो तुम्हें एक पीछे की तरफ मिलेंगे, ये ऐसे मिलेंगे। इनको जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, एक सीट मिलेगी। सीट के परपेंडिकुलर सीट क्यों होंगे, ऐसे में नहीं, क्यों, क्यों, ऐसे में क्यों होगी, अगर ऐसे में तुम सीट इमेजिन करोगे तो डिस्टेंस नहीं बदल गई। ये वाले पॉइंट्स सोर्स से अलग अलग डिस्टेंस पे नहीं है, ये वाले पॉइंट सभी सेम डिस्टेंस पे हैं। बताओ, ये वाले सभी पॉइंट्स इन्फिनिटी पे हैं, ये सभी पॉइंट्स अगर इनके बीच का गैप डी और डी और डी है तो ये इन्फिनिटी प्लस डी प्लस डी प्लस डी नहीं हो जाएंगे, इस साइड मिलेंगे नहीं, ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो इसका समझ में आया क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका प्रोपगेशन, ये वाला याद रखना। ये रियलिटी है, मतलब एक तरीके से समझा सकते हैं, तो 3D में इमेजिन कर सकते हो तो ये है। और जब बनाएंगे कॉपी के ऊपर तो ये बनाएंगे सेकंड वाला डायग्राम। क्लियर आया है समझ में सभी को।